हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आजकल बैंकिंग पेंशन अपडेशन के बारे में बहुत कुछ चर्चा चली हुई है और अधिकतर ये कहा जा रहा है हमारा जो बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 है उसमें बैंकिंग पेंशन अपडेशन का जिक्र नहीं है। और इसी का जिक्र IBA ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिंगला साहब वाले केस में हलफनामा एफिडेविट देते वक्त किया है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में ही जो रेगुलेशन 995 है उसमें पेंशन अपडेशन का कहीं जिक्र है या नहीं, या IBA द्वारा दिया गया जो हलफनामा है एफिडेविट है वो सही है। तो हम बहुत संक्षिप्त में इसको बताएंगे। हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी ओर से कि बैंकिंग रेगुलेशन 995 में बहुत ही मजबूत पेंशन अपडेशन का जिक्र है। यदि आप रेजिडुअरी प्रोविजंस सेक्शन 56 को पढ़ोगे और उसका डीप इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे, समझोगे, स्टडी करोगे, तो पता चलेगा कि हाँ, इसमें पेंशन अपडेशन का जिक्र है। अब इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब 995 में पेंशन रेगुलेशन आए उस समय जो EPF था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसको ख़त्म कर दिया गया और जहां ये पैसा जमा हो रहा था, फंड हो रहा था, उसको वापस बैंक ने ले लिया। और बैंकों ने 995 में हर बैंक ने, हर नेशनलाइज के जो मैनेजमेंट है, बोर्ड है, उन्होंने अपना अपना अलग अलग पेंशन रेगुलेशन निकाला, पेंशन के जो रूल्स निकाले। और लगभग उनकी एक ही भाषा थी, एक ही प्रकार का मैटर था सारा का सारा। तो यहाँ मैंने बैंक ऑफ इंडिया का ले रखा है ये, हालांकि सभी बैंकों का एक जैसा है। तो एक तो वो चैप्टर 3 में फंड की बात करते हैं। अब मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कहते हैं कि जो पैसा EPF का इनके पास आएगा, जो हमारा कटा हुआ है, वो इनके पास फंड के रूप में जमा हो जाएगा। इस फंड को एक ट्रस्ट को दे दिया जाएगा और ट्रस्ट इसको मैनेज करेगा। ट्रस्ट का काम होगा, ये नंबर 2 में दे रखा है, पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर को पेंशन देना। और ये जो फंड मैनेज करेंगे, इसमें पेंशन देते वक्त उनको बेनिफिशियरीज कहा गया है, पेंशनर, फैमिली पेंशनर को। कोई कमी होगी तो उसका जो कंट्रीब्यूटर होगा उस फंड में, वो बैंक होगा। और ये बैंक ये इंश्योर करेगा कि इनको सफिशिएंट सम्स आर प्लेस्ड इन द फंड, जिससे ट्रस्टी उनको पेंशन दे सके। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि हमारे EPF फंड का जो इन्होंने इकट्ठा किया है उसी के माध्यम से या उसकी ब्याज से या उसी से कोई पेंशन दी जाएगी। फंड इन्होंने ले लिया, उसके बाद पेंशन का प्रावधान, पेंशन का देना लेना जो कुछ भी होगा ये फंड करेगा। और जो कमी होगी उसकी कमी को ये पूर्ति करेगा। और कितनी कमी होगी इसके लिए हर साल एक्चुअरी से उसका कैलकुलेशन कराया जाएगा। ये सारा का सारा सिस्टम है। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि केवल और केवल वन टाइम पेंशन होगी और दोबारा उसका कोई अपडेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। केवल और केवल कि फंड का मैनेजमेंट कैसे होगा। आप देखोगे फंड का मैनेजमेंट बैंकों में हो रहा है, सारी की सारी पोजीशन उनके पास है, बैंक ही उनको कंट्रीब्यूट कर रहा है। अदरवाइज EPF फंड से तो कितनी पेंशन दे लेते। तो इसका मतलब IBA का यह कहना कि ये फंड बेस्ड पेंशन है, ये सरासर गलत है, ये झूठ है। क्योंकि फंड से किसी भी हालत में पेंशन नहीं दी जा सकती। और साथ में IBA का यह भी कहना कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कर्मचारी हैं उनसे बैंक कर्मचारी की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी जो पेंशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से की जाती है। ऐसा भी कहीं भी इस पेंशन रेगुलेशन 995 में नहीं है। और यदि नहीं है तो IBA ने झूठ क्यों बोला। एक तो फंड से पेंशन दी जाए, ये झूठ बोला। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पेंशन दी जाती है, वो झूठ बोला, वो भी यहां पर नहीं है। और ये जो फंड है ट्रस्टीज का मैनेज करेंगे, ये सारा का सारा बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं उनको पावर है, वो इंस्ट्रक्शंस इश्यू करेंगे इन सबको ठीक करने के लिए, यानी ओवरऑल सुपरटेंडेंस, सुपरविजन, ओवरसी
कौन करेगा? द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक करेगा टाइम टाइम। सारा का सारा काम इनके नीचे होगा, यानी आईबीए का यहां कोई काम नहीं है। द चेयरमैन ऑफ आईबीए हैज नो ऑथोरिटी हियर टू से एनीथिंग एल्स। अब समझ में नहीं आता कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस हो रहे हैं उसमें आईबीए को पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। भारत सरकार को बनाया जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को बनाया जाए, डीएफएस को बनाया जाए और पर्टिकुलर बैंक के मैनेजमेंट को बनाया जाए। जो पेंशन देना और फंड को पैसा उपलब्ध कराना ये आईबीए का काम नहीं है, ये काम है केवल और केवल बैंक मैनेजमेंट का। क्योंकि आईबीए जो भी काम करता है यूनिट के साथ मिलकर के वो एक प्रस्ताव टाइप होते हैं, और जब उनको मान लिया जाए प्रस्तावों को तो उसका अप्रूव केवल और केवल जो बैंक के मैनेजमेंट है वो करते हैं। अब मैं आता हूं कि जो पेंशन रेगुलेशन 995 है उसमें यदि कोई डाउट है, अब डाउट ये है कि बैंक में पेंशन अपडेशन है या नहीं। जिक्र नहीं किया, ये कहते जिक्र नहीं किया है तो ठीक है, तो फिर इसका समस्या का समाधान कहां से हो? सेक्शन 56 में रेजिडुअरी प्रोविजंस ये जो दे रखे हैं ये बताते हैं कि हमारे बैंक के जो नियम बने हुए हैं पेंशन के वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 पर आधारित है। और यदि कोई डाउट होता है और इन पेंशन रेगुलेशंस को एप्लीकेशन यानी लागू करते वक्त यदि कोई डाउट होता है तो आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स का सहारा लोगे, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है करेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस हैं, उसके समतुल्य उसके इक्विवेलेंट प्रोविजंस हैं। यानी बैंकों के पेंशन रेगुलेशन और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रेगुलेशन पेंशन के एक समान हैं, अलग अलग नहीं है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में अपडेशन है, वहां अपडेशन है तो यहां भी अपडेशन होगा। हो सकता है जिस समय ये रूल्स बने होंगे उस समय ये क्लॉज डाल दिया कि कोई भी प्रॉब्लम आती है पेंशन देते वक्त और उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम आएगी तो आप सहारा लोगे किसका? सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स का। अब समस्या आई कि बैंक में पेंशन अपडेशन है या नहीं, या इसमें कोई जिक्र इसमें हुआ है नहीं हुआ है, तो आप सेक्शन 56 का सहारा लोगे और सेक्शन 56 में सेंट्रल सिविल रूल्स में क्या कहा गया है उसका सहारा लोगे और आप पेंशन अपडेशन करोगे। हां, इसमें यह भी कहा गया है कि इनको लागू करते वक्त यदि कोई एक्सेप्शंस हैं और मॉडिफिकेशंस हैं इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किए हैं और भारत सरकार ने उसकी अनुमति दी है तो उनको उस पर लागू किया जाएगा। अब किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैंक ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है हम पेंशन अपडेशन नहीं करेंगे, और ये कहीं नहीं करेंगे तो उसका अप्रूवल भारत सरकार से होना चाहिए। इसका मतलब स्थिति जैसी की जैसी है। पेंशन अपडेशन के लिए इनको सेक्शन 56 का सहारा लेकर के करना चाहिए। स्पष्ट रूप से दे रखा है यदि पेंशन अपडेशन का जिक्र है, समस्या आ रही है तो इस समस्या को सुलझाने के लिए पेंशन संबंधी बातें आप लोगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 का सहारा लोगे, क्योंकि उसके करस्पॉन्डेंस रूल्स हैं। अब इससे बढ़िया स्पष्ट पेंशन अपडेशन का तो कोई जिक्र नहीं हो सकता। अब मुझे पता नहीं कि आईबीए ने इन रूलों में कहां से ये ढूंढ लिया कि बैंक के पेंशनर्स को फंड बेस्ड पेंशन है, यानी जो फंड है उसी पेंशन दी जाती है, वो दी नहीं जा सकती। इसमें तो कह रखा है बैंक इंतजाम करेगा। और सिविल के जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो कर्मचारी हैं पेंशनर्स हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा कहीं यहां लिखा नहीं है। अब मैं वो बताना चाहता हूं यदि ये सेक्शन 56 नहीं होता तो फैमिली पेंशन 30% नहीं होती। यदि ये ग्रेजुएट बेनिफिट नहीं होते तो 2002 से पहले वालों के डीए न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। यही एक सहारा है। यदि ये रेजुएट प्रोविजन नहीं होते तो रीजनल रूरल बैंक के कर्मचारियों का पेंशन का 93 से अपडेशन नहीं होता और आरबीआई का भी नहीं होता। हमें
आरबीआई और रीजनल रूरल बैंक का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे ही पेंशन रेगुलेशन 1995 में सेक्शन 56 में बड़ा स्पष्ट स्पेसिफिकेशन है, प्रोविजंस हैं पेंशन अपडेशन के, जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के 97(2) के आधार पर होंगे। अब पता नहीं इनको चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल जज या डिवीजन बेंच पर रखा गया नहीं रखा गया, अभी तक यहाँ इसको इस प्रकार से प्रतिपादित हुआ किया गया नहीं किया गया है। इसको वकील हमारे ज़्यादा जानते हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो। इस चीज़ को जो भी हमारे वकील हैं उसको इसको दिखाया जाए और ये बताया जाए कि हाँ इसमें पेंशन अपडेशन का जिक्र है, और आईबीए का जो एफिडेविट है वो झूठ का पुलिंदा है, और हो सकता है उस झूठ के पुलिंदे पर आईबीए पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो लग जाए। उनसे पूछा जाएगा भाई तुमने जो एफिडेविट दिया है कि फंड बेस्ड पेंशन है वो नहीं है, और सिविल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर इनको ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें, कहाँ से बनाया आप लोगों ने, ये सारी बातें इनसे पूछी जा सकती है। और इन्होंने बोल भी दिया कि हम स्टेट नहीं है, तो इनमें कई प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। वो झूठ का पुलिंदा है, परजरी में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।